बच्चों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री द मुगल एम्पायर का चैप्टर देखते हैं। मुगल कौन थे? मुगल जो है माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे और मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। क्योंकि 1398 पर उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का जो है वो उत्तराधिकारी बनता है। 1504 में काबुल पर उसने कब्जा कर लिया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर वो दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा कर लेता है। मुगलों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध थे? तो मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके वो ऊंचे पद प्राप्त करते थे। बहुत से लोग जो है इनका विरोध भी करते थे, जैसे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने उनका विरोध किया। लेकिन जब युद्ध होता है और ये सिसोदिया राजपूत मुगलों से हार जाते हैं, तो उनको हराने के बाद मुगल उनके साथ जो है सम्मानीय व्यवहार ही करते हैं। उन्हें उनकी जागीरें यानी उनके जो राज्य वो लेते हैं, वतन जो लेते हैं, उनको वापस कर देते हैं। तो हराकर भी अपमानित ना करने के कारण वो जो है अपना प्रभाव जमा पाई शासकों और सरदारों के बीच में। मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार एक ऐसा ऊंचा पद जो मिलता था उसको मनसबदार बोला गया है। और ये व्यवस्था मुगलों द्वारा चलाई गई थी, जिसके जरिए पद वेतन निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात मतलब घोड़े। दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी जितने उसके पास जात की संख्या ज्यादा होती थी और उसका वेतन भी अधिक होता था। सैनिक उत्तरदायित्व के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लेके जाते थे। वे अपने सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे और उसके बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? उसका नाम था टोडरमल। तो टोडरमल जो है कृषि की पैदावार, कीमतें, कृषि और भूमि का सावधानी पूर्वक उसने सर्वेक्षण किया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में उसने बांट दिया। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण यानी उसका लेखा जोखा रखते थे, उसकी निगरानी करते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह भी करते थे। 17वीं सदी के आखिर में किसानों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती भी दी। अकबरनामा। तो अकबरनामा जो है किसने लिखी? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था? अकबर का एक करीबी मित्र और उसका दरबारी। उसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा, उसी को अकबरनामा बोला गया। अकबरनामा 3 जिल्दों में तैयार किया गया यानी 3 पार्ट में। पहले पार्ट में अकबर के पूर्वज का बयान, दूसरे में उसके शासनकाल की घटनाओं का विवरण और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नाम आईने अकबरी। उसमें अकबर के प्रशासन, घराने, राजस्व और भूगोल का ब्यौरा उसमें दिया गया। सुलह कुल की नीति का संबंध भी अकबर से ही है। अकबर ने सुलह कुल की नीति चलाई और उसके पुत्र ने इसका वर्णन किया, जहांगीर ने। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रीति रिवाजों में थी। अकबर ने सभी धर्मों के मामलों की जो चर्चा की वो कहाँ की? इबादत खाना में। ये एक जगह है। उन्होंने सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया। अबुल फजल ने इस विचार को बनाने में अकबर की मदद की और जहांगीर और शाहजहां ने भी आगे उसको अपनाया। 17वीं शताब्दी और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य में क्या हुआ? तो प्रशासन की वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगाते थे। इन खर्चे से किसानों को लाभ होता था, लेकिन बहुत ज्यादा भी लाभ नहीं होता था, क्योंकि राजस्व का भार इतना होता था कि किसान और शिल्पकार के पास निवेश यानी अपनी सेविंग, बचत के लिए जो धन बचता था वो बहुत कम था। और जो बहुत गरीब थे वो तो मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। लेकिन जो धनी किसान और शिल्पकार का समूह था उनको लाभ ज्यादा होता था। मुगल के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में भी अधिक शक्तिशाली वो हो गए। इनमें से कुछ हैदराबाद जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा लिया उन्होंने, लेकिन दिल्ली के मुगल सम्राटों को वो स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।